अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त सियासत एक ऐसी अड़द का पत्ता दे रही है कि जहां जमहूरी निज़ाम के सबसे बड़े ऐवान के रेट तय किए जा रहे हैं। कहीं सेनेट के एक मेंबर की कीमत जमात और जमात के कायद से वफादारी है, यानी कि लॉयल्टी, और वफादारी से मुराद जहन में रखिए कि फ़कत वफादारी ही है। और कहीं माली वसाइल से मारामाल शख्सियात को बतौर कमीशन सेनेट का उम्मीदवार चुना गया है। नाज़रीन, सियासी बसीरत, कानून साजी की समझबूझ, क्रेडिबिलिटी, इंसाइट, इंटेग्रिटी, कौमी मसाइल पर मुकम्मल आगाही और अबूर रखना ना तो वफादारी के ज़ुमरे में आता है और ना ही भारी जेब पर लागू है। कि ऐसी दानिशमंदी और सियासी दूरअंदेशी का कोई वज़न है अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में, ना ही इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये मुल्की हालात से आगाही और सियासी शऊर किस बला का नाम है, ये हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मुख्तसर सा मुआजना ज़रूरी है अभी। नाज़रीन, अमेरिका में गो के सदारती निज़ाम है ऑफ कोर्स, लेकिन ऐवान बाल सेनेटर्स पर मुश्तमिल जो एक सिलेक्शन की जाती है वो एक दफ़ा नज़र ज़रूर दौड़ाइएगा। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक सेनेटर्स एक बड़ी तादाद उनकी डायरेक्टेड डिग्री रखती है, 1/3 के पास कानून की डिग्री है। हर 5 सेनेटर्स में से एक जो है वो ग्रेजुएट्स हैं, 20 से ज़ायद एमफिल की डिग्री रखते हैं। दूसरी तरफ सेनेट के एक उम्मीदवार का तारुफ मुलायजा कर लीजिए। पंजाब से मेंबर सूबाई असम्बली सैफुल्लाह मलूक खोकर सेनेट में नून लीग के मुंतखब कैंडिडेट हैं या जिन कैंडिडेट सिलेक्शन है जिनका नाम दिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते DC लाहौर की दरख्वास्त पर सैफुल्लाह मलूक खोकर के फ्रंट मैनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा ज़िला इंतज़ामिया लाहौर और एंटी करप्शन पंजाब ने सैफुल्लाह मलूक खोकर से 80 कनाल गैर कानूनी अराजी वागजार कराने के बाद दर्ज किया। और दूसरा इंतखाब सादिया अब्बासी साहिबा का है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हमशीरा हैं, जिनको बतौर लीगी सेनेटर नाअहल करार दिया जा चुका है माजी में। चुनाव का ऐसा ही बेहतरीन क्राइटेरिया जो है ऑफ कोर्स, कहीं भारी जेब, कहीं ताल्लुकात, कहीं रिश्तेदारी, हुकूमत वक्त का भी अल्हम्दुलिल्लाह हफीज़ शेख जिन्हें हर सूरत उम्मीदवार मुंतखब करना लाजिम है कि वगरना शायद इस मुल्क का वजारत ख़जाना चल ही ना सके। उसी तरह अब्दुल कादिर हैं, तगड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ा नाम रखते हैं, उनके ऊपर भी उनका भी कोई PTI के साथ कोई दूर का ताल्लुक नहीं है। ब्लू ब्लडेड इंसाफियन हरगिज़ नहीं है। फैसल वाडा साहब जिनका नाम आ रहा है, जिस पर जमात के अंदर एक शोर बपा है, नाअहल होने के तकरीबन वो करीब हैं। ये आज असद उमर साहब भी एक निजी टेलीविज़न शो के ऊपर कह रहे थे। सो उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि सेनेटर्स के लिए, सेनेटर कैंडिडेट के लिए मेरा नाम भी दिया जाए। सो उनका क्राइटेरिया शायद उन्हें सियासत में ज़िंदा रखना है। सो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसके ऊपर समाअत हुई। सेनेट इलेक्शंस के ऊपर ओपन बैलेट केस की समाअत हुई, जिसके अंदर कहा गया कि सेनेट इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर जांच होनी चाहिए। यानी कि हम समझने से कासिर हैं ये कैसे हो सकता है, या तो खुफिया हो सकता है या तो खुफिया नहीं हो सकता है। इसके ऊपर हमने कुछ वकला की राय भी ली है, आपको दिखाएंगे। करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल बजा फरमाया आज रिमार्क से सुप्रीम कोर्ट में। लग यूँ रहा है कि सेनेट के इंतखाब का मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में जाकर भी शायद उतना ही मखमसे का शिकार रहे कि जितना कि हुकूमती सफ़ों में है, जितना इसको पोलिटिकल ओवरटोन्स हुकूमत ने दे दी हैं। ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी वन वे और द अदर। ये इस तरह नहीं हो सकता कि खुफिया भी रहे लेकिन काउंटर फॉइल्स भी हों जिनके साथ चेक कर लिया जाए। ऑफ कोर्स डिफीट्स द एंटायर पर्पस ऑफ सीक्रेट बैलेटिंग। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर फवाद चौधरी साहब हैं, बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ तारिक फजल चौधरी साहब PMLN के साबिक वज़ीर कैड भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो नाज़रीन, हम तो बार बार आपके सामने सेनेटर्स की एक फेहरिस्त रखते रहेंगे इंटरनेशनली कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए, दैट वाई ये अपर हाउस होता क्यों है, क्यों ओवरसाइट का हाउस है, किस तरह का इधर क्राइटेरिया सेट होता है, मैन ऑफ इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, इंटेलेक्ट, एंड वाई दैट इज एग्जैक्टली सो इंपॉर्टेंट एंड वाई एग्जैक्टली दैट इज नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान। मगर पहले फवाद चौधरी साहब आपसे आगाज करेंगे। फर्स्ट आप सर ये बताइएगा कि फैसल वाडा साहब को सेनेट का टिकट देने की इतनी ज़रूरत क्या है या अर्जेंसी क्या है, और एंड ऑफ कोर्स ये इस तनाजुर में भी क्योंकि एक आपकी अपनी जमात के अंदर शोर बपा इस हवाले से। अच्छा, पहले तो मैं आपकी बात से काफी हैरान हूँ जो आपने अपना इंट्रो दिया है, तो बिल्कुल ही मतलब हकीकत से बहुत परे है मेरी नजर में। तो इस वक्त जो पार्टीज ने टिकट दिए हैं, इवन इंक्लूडिंग आई वुड से
अपोजिशन ने काफी अच्छे टिकट दिए। अगर आप टेक्नोक्रेट्स के ऊपर देखें, और मुझे नहीं पता आप अमेरिका से यूके से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होंगी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहाँ पे जिस तरह से अली जफर को टिकट दिया है, अली जफर इज पाकिस्तान टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। PMLN ने अपना टिकट आजम नजीर तारड़ को दिया है। आजम नजीर तारड़ इज पाकिस्तान टॉप क्रिमिनल लॉयर। सो इसी तरीके से जो बाकी जगहों पर जिन लोगों को टिकट्स जो हैं वो मिले हैं, वो बड़े अच्छे टिकट्स हैं। और फ्रैंकली आप देखें, हर जगहों के ऊपर अपने पुराने कारकुनों के दरमियान और एक एक्सपीरियंस के दरमियान मेरे ख्याल में तो इस दफा काफी बैलेंस जो है वो किया है। और फिर जो बड़ी बात हुई, अब्दुल कादिर साहब को टिकट मिला बलूचिस्तान से, उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। खुद अपना हमारी पार्टी के अंदर जो है वो तनकीद हुई, और उस तनकीद के पेश नजर उनका टिकट बदल दिया गया। पाकिस्तान में तो ये रवाज ही नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के जो हैं वो फैसले करें और एक मुस्बत दबाव उनके ऊपर आए और वो फैसले करें। तो आई थिंक कुछ चीजों के ऊपर तो हमें अप्रिशिएट करने की भी जरूरत है ना, कि हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी हो रही है और हम आगे चल रहे हैं। ये फकत नाम फवाद साहब, ये नाम मेरी मैं बात में कहूँ, ये सही है कि ओवरऑल तासुर है कि मीडिया में सिर्फ क्रिटिसिज्म बिकता है, और अगर हम तारीफ करेंगे तो शायद रेटिंग कम हो जाएगी। लेकिन इन माय व्यू ये पाकिस्तान के लिए ओवरऑल अच्छा नहीं होगा कि हम किसी भी चीज को अप्रिशिएट ही ना कर सकें, और जो बेहतर भी चीज हुई है हम उसको एक नेगेटिव बना के पेश करें। सो एक्चुअली इन अ नटशेल आई थिंक it will be extremely damaging for Pakistan's institutions. सर, ये बात आपकी बजा कि कुछ अच्छे काम भी होते हैं, और बल्कि मैं इस अच्छे कामों के जुमरे में लाऊंगी द फैक्ट के पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं जिनका नोटिस लिया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है हमारी तारीख में जिसके ऊपर जिस तरह आपने कहा रिवाइज भी किया जा रहा है, एंड आई विल गेट टू दैट। लेकिन ये मीडिया की गलती नहीं है कि अगर आपके अपने कैंडिडेट्स का जो ओपन ऑपरेशन किया जा रहा है या उनको उधेड़ के रखा जा रहा है, वो आपकी अपनी जमात के लोग कर रहे हैं, जिसको बगावत कहती है मरियम साहिबा। सो वेयर एज आई सी दिस एज पॉजिटिव। ये यू सिटिंग इन डॉन न्यूज सर, इधर छते पाड़ के रेटिंग लाना हमारी रवायत नहीं है, ना हमारा फोकस होता है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट द फैक्ट रिमेंस हियर सर कि क्वेश्चंस उठते हैं, और आपकी अपनी जमात के अंदर से सैफुल्लाह आबरू जो हैं, नैब के केसेस हैं, आपकी अपनी सिंध चैप्टर कहती है कि इनके ऊपर करप्शन चार्ज है, ये पीपल्स पार्टी से बड़े क्लोज हैं, इनकी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है, ये इंसाफियन नहीं है, हमारे ग्राउंड वर्कर्स को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। सो वेयर एज यू राइट, यू माइट हैव अ फ्यू नेम्स व्हिच आर गुड, जिनके ऑफ कोर्स नाम आ रहे हैं, मगर ये सैफुल्लाह आबरू हो गया, अब्दुल कादिर हो गए, चंद ऐसे दीगर लोग हैं सर जिनके ना ही इंटेलिजेंसिया में नाम आते हैं, बहुत बड़ी उन्हें कोई तीर मारे में किसी चीज में, बड़े बड़े तगड़े लोग हैं, ब्रीफ केसेस हैं, असर रसूख है। PMLN का भी जो आज मरियम साहिबा ने कहा लॉयल्टी मैटर्स, ये मैं तारिक फजल चौधरी साहब से पूछूंगी, लॉयल्टी एट द स्टेक ऑफ व्हाट, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ये समझना जरा जरूरी है सर। क्योंकि मुझे पहले तो बताइए, नामजदगियां आप लोगों ने की हैं या किसी ऑफिशियल बॉडी के ऊपर ये फैसले हुए हैं नामों के? देखिए, अगेन मैं जाहिर है कि आपको अपना इख्तलाफ का हक है और आप अपना इख्तलाफ करेंगी, लेकिन उससे मैं एग्री नहीं करता, ना ही आप बड़ा नाम ले सकी हैं जिसके ऊपर कोई प्रॉब्लम है। बट एनीवे, नामजदगियों का तरीकाकार ये था कि इलेक्शन कमीशन ने जब अनाउंस किया है, उसके बाद एक 11 मेंबर जो है वो पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया है सेनेट का। उस सेनेट के पार्लिमानी बोर्ड ने चारों सूबों में कमेटीज बनाई गई, और चारों सूबों की कमेटीज ने नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट करके प्राइम मिनिस्टर साहब को दिए। एक भी नाम इन तमाम नामों में किसी में भी कम से कम PTI में मैं कह सकता हूँ कि चेयरमैन इमरान खान ने नहीं दिया। और पहले जो मीडिया के ऊपर बहुत लोगों का ख्याल था कि सारी ही नशिस्तें जो हैं वो एडवाइजर्स और SAPM ले जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। तो मेरा ये कहने का मकसद ये कि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर बहुत हमारे यहाँ खराबियाँ भी हैं, और सच्ची बात यह है कि हैं, और उसको इस्लाह की जरूरत है, सिस्टम में बेहतरी की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी नज़र में अच्छी बातें भी हो रही हैं। और एक और अच्छी बात जो है वो ये भी होगी कि ये इलेक्शन ओपन बैलेट पे होगा, और अभी तक जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। जो हमें
हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए, रिफॉर्म्स की तरफ जाना। सो विल टॉक अबाउट ओपन बैलेट या खुफिया रायशुमारी, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की है। मगर तारिक फजल चौधरी साहब, मुझे बताइए कि सर आज इतनी तनकीद की, ये फवाद चौधरी साहब बादशाह आदमी है, मीडिया पे तो बरस जाते हैं, उनको ज़्यादा मज़ा भी आता है मेरे प्रोग्राम में, दोस्ती इतनी है कि इधर ज़्यादा बरस पड़ते हैं। मगर सर ये मरियम बीबी ने कहा अपने अंदर बगावत है और ये आज कल टिकट देते हैं फिर वापस ले, वो नेगेटिवली क्यों देख रही है जिस चीज़ को चौधरी साहब इतना पॉजिटिवली देख रहे हैं कि एक्चुअली जमहूरियत है। आखिरी वक्त आपकी जमात में या पीपल्स पार्टी के अंदर जब पंजाब में बैठे हुए पंजाब के बंदों को या खैबर पख्तूनख्वा के बंदों को वो सिंध से दे देते हैं टिकट और वाइस वर्सा, इधर तो कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, तो इसको मुस्बत तरीके से क्यों ना देखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उनके हिसाब से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इस सिस्टम के लिए बड़ा एक वर्स्ट एक्सपीरियंस था जिससे अभी वो खुद डरे हुए हैं, और वो एक्सपीरियंस था सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश की गई। जिस अंदाज से 14 सेनेटर्स इन्होंने मैनेज किए, आज जो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉल हुई तो खड़े हुए, जब वोट अंदर जाकर डाले, खुफिया बैलेटिंग हुई तो 14 सेनेटर्स जो है उन्होंने अपना जो भी किया, ज़मीर बेचा, खरीदे गए, किसने खरीदे वो तो लंबी बहस है। लेकिन पॉइंट मैं यहाँ पे ये रेज कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि आज ये खुद उस अमल से डरे हुए हैं कि इनके अपने लोग इनसे नाराज हैं। सर डरना तो आपको चाहिए था, सबसे ज्यादा चीखें तो आपने मारी थी उसके बाद। मैं अर्ज करता हूं, प्रोड्यूसर साहब प्यार रखिएगा जरा, 2015 से 18 दिन सबकी चीखें निकली थी। इनके जो लोग हैं, जो इनके एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, वो इनकी पॉलिसीज की वजह से, इनकी नालायकियों और नाअहलियों की वजह से इनसे तंग हैं। कैंडिडेट्स इस वजह से ये डरे हुए हैं। कैंडिडेट्स के ऊपर आ जाए आप एक मिनट, विल गेट टू के कौन डरा हुआ है। और अब सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत बड़ी जबरदस्त। क्या इतनी प्रॉब्लम है? मैं सेनेट का कैंडिडेट हूँ इस्लामाबाद से, अपनी पार्टी का। मुझे बताया कि मुझसे क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं आप सर, इधर आपकी जमात का तो यूसुफ रजा गिलानी मुश्तरका कैंडिडेट है ना। नहीं, पहले मुझे बताएं ना। मैं पीएमएलएन का कैंडिडेट हूँ इस्लामाबाद से, मेरी जात से आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हैं कैंडिडेट? मैं बिल्कुल हूँ, मैं अपनी जमात का कैंडिडेट हूँ। हाँ, अगर जमात ये फैसला करती है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन होना है और गिलानी साहब ने लड़ना है तो फिर वो लड़ेंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ इसके ऊपर, आप उसको छोड़ें, मुझे बताएं। नहीं, पहले मुझे जवाब देना। आपने कहा सेनेट कैंडिडेट पे रहे, तो मैंने आपको बताया कि मैं पीएमएलएन का कैंडिडेट हूं इस वक्त इस्लामाबाद से। लॉयलिस्ट हैं आप, लॉयलिस्ट में आएंगे अब। उन्हें आज मरीम बीबी ने कहा ना हमारे वफादार लोग हैं, खड़े रहते हैं। खड़े रहे। हाँ, बाकी कोई और बात है वो बताएं। हाँ, बाकी कोई और बात है, कोई एतराज है वो बताएं। मुझे एतराज वैसे आपकी कितनी, तो फिर क्या है? मैं बताती हूँ सर, वैसे पूछ रही हूँ आपकी क्या डिग्री शिग्री है, किस चीज में? मैं एमबीबीएस हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ। तो जबरदस्त, फिर उसके ऊपर क्या मसला है सर? आपकी तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर तरह के कैंडिडेट हैं, आपको आगे बढ़ाएंगे सर। मैं तो सवाल उठा रही हूँ सर, किसी की बहन को दे देना, वैसे मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं, मैं चूंकि आपने ये सवाल किया है और बहुत आपका प्रोग्राम बड़े पैमाने पर देखा जाता है, मैं इसकी वजाहत कर दूं। मैं अपनी वजाहत भी कर दूं एक जुमले में कि मैं अपनी पार्टी का कैंडिडेट हूं इस्लामाबाद से, जो हमारी जनरल सीट है लेकिन हमारी पार्टी जब ये ऑफिशियली अनाउंस कर देगी कि जनाब हमारे पीडीएम के कैंडिडेट हैं गिलानी साहब, तो ऑफ कोर्स वो लड़ेंगे, मुश्तरका कैंडिडेट होंगे। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि अभी तक आप कह रहे हैं हतमी नहीं हुआ, गो कि हमें तासुर मिल रहा है कि हतमी हो गया। तासुर यही है, ज़रा पीडीएम लड़ना पीडीएम नहीं है। आपने अभी तक ये जिस चीज को फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पॉजिटिव बात है कि अंदर से आवाज उठे, आप लोग फॉर इंस्टेंस सादिया बासी को दे देते हैं, आपको या सायरा अफजल तारड़ को दे देते हैं, आपको उज़मा बुखारी नहीं नजर आती? क्यों नहीं आती? क्योंकि तारड़ नहीं है उसके आगे या अब्बासी नहीं है उसके नाम के आगे? जस्ट एक उज़मा बुखारी अगर आपने नाम लिया तो प्रिसाइजली मैं बता दूं कि वो इस वक्त एमपी हैं, हमारी मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं पंजाब की, हमारी पीएमएलएन की वो इस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, हमारी एक इंतहाई अहम ओहदेदार हैं, इंतहाई मेंबर हैं और बड़ी मेहनती हैं। अब सादिया अब्बासी साहब के साथ मैं ज़ाती तौर पर यह बात बताऊंगा कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, पिछली दफा उनके साथ ज्यादती हुई है, सेनेट से जो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, सरासर ज्यादती है। मैं आपके प्रोग्राम में बहुत कैटेगोरिकली बता रहा हूं। ठीक है, नहीं ये मेरा सवाल है किया जा रहा है। उज़मा बुखारी फॉर इंस्टेंस वाज एन एस्पायरेंट फॉर अ सेनेट कैंडिडेट, आई नो दिस पर्सनली, शी वांटेड इट, शी डिजर्व्स इट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। नहीं, मैंने आपको बताया कि दो पोर्टफोलियो उनके पास हैं। ये फवाद चौधरी जो आपके पास बैठे हैं ना, चौधरी साहब, आप जुबैर उमर की भी सीट हड़प कर गए। पिछले एक शो के अंदर आपने उनका गिला उठाया था कि ये सिंध से आके पंजाब का टिकट कैसे उन बेचारे का पूरा काम उल्टा हो गया। ये वैसे कई लोगों का बेड़ा गर्क कर चुके हैं चौधरी साहब। जी चौधरी साहब इनमें से एक आप नाम ले रही हैं। ये अभी तक मैं तुम्हारा क्रिटिसिज्म बड़ा मठ है फ्रैंकली, वो वाकई सही कह रहे हैं तारिक फजल जो साहब, वैसे फ्रैंकली सही कह रहे हैं। वो अपना उज़मा मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली की, वो सादिया अब्बासी भी उनकी पुरानी जो है फ्रैंकली में है। एनीवेज, बट मैं सिंपल ये कहूंगा कि कोई बात नहीं है, कभी बंदा मान भी जाता है कि नहीं कोई क्रिटिसिज्म मजेदार। आगे चलते हैं।
एंड लेट्स I'll tell you sir, बहुत से लोग इसमें अच्छे भी हैं, आपकी बात सही थी चौधरी साहब। माई ओनली प्रॉब्लम इज व्हेन आई लुक एट इंडिया, व्हेन आई लुक एट अमेरिका, मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है फॉर इंस्टेंस 97 PhDs ऑफ यूएस हिस्ट्री, कोई सेनेटर पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस है, कोई पीएचडी इन इकोनॉमिक्स है, कोई एमफिल है अपने इसके अंदर, आधे से ज्यादा जो है लॉ डिग्रीज रखे, तगड़े लोग हैं यार। आई मीन द इंस्टीट्यूशंस दे वर्क फॉर। इंडिया भी कोई मिसाल है इस वक्त को दुनिया में देने वाली। दुनिया जान का फाशिस्ट वहां का जो है वो हुक्मरान है, वो इतने बड़े बेवकूफ इस वक्त उनका जो है बेड़ा उसने अपना गर्क कर लिया। इंडिया भी तो दुनिया में इस वक्त INDI के बजाय ENDI इंडिया हो गया है, वो भी कोई मिसाल है इस वक्त देने की, उसमें जोड़े पड़े। हाँ, अमेरिका में और डिफरेंट है, अमेरिका में, और मैं ये कहता हूँ कि अल्टीमेटली हमें अमेरिका की सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। इफ वी वांट अ स्ट्रांग फेडरेशन, फिर सेनेट के इलेक्शन हमें बराह रास्त कराने चाहिए। 1913 में उन्होंने अपनी ओपन बैलेट से काम चलाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, चले वो तो सदारती सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया पार्लिमानी है, वो भी लिस्टें तैयार करते हैं, ऐसी ऐसी तगड़ी लिस्टें सियासी जमातें वो ओपन वोटिंग के लिए दे देते हैं आवाम को, जिसकी तगड़ी लिस्ट है वो जबरदस्त। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, वो तो हमें बिल्कुल अल्टीमेटली हमें जाना चाहिए ओपन इलेक्शंस की तरफ, और जो है वो फ्रंट इलेक्शन अपने बरह रास्त इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए सेनेट में। लेकिन बहरहाल सेनेट में अच्छा है आज तो टेक्निकली तो पंजाब के तो जो 2 हमारे सेनेटर हैं टेक्नोक्रेट्स, वो तो अनअपोज इलेक्ट भी हो गए हैं। अब आपने बैरिस्टर अली जफर की बात की, जबरदस्त है, आई एब्सोल्युटली ग्रेट लॉयर, बड़ा नाम रखते हैं सर, मगर आपने उमर चीमा को ओवरलुक कर दिया। आपके आने से पहले भी वो पीटीआई के स्टॉलवर्ट थे, जब आप में से कोई नहीं होता था वो आवाज उठा रहा होता था बंदा। नहीं उमर जबरदस्त आदमी था, लेकिन वो देखे ना एजाज चौधरी भी तो फिर उतने ही पुराने हैं ना। या तो उमर चीमा को ओवरलुक करके आपने टिकट दिया हो ना किसी को कि जो नॉन डिजर्विंग है, तो एजाज चौधरी साहब भी तो फिर ये तो बराबर ही की जोड़ थी। और नबासी सैफुल्लाह नियाज़ी सबसे पुराना है आपका उमर चीमा सर। और अगेन यू डिडंट आंसर, फैसल वाडा साहब को क्यों देना है? आप जस्टिफाई कर दे, मैं एक ब्रेक ले लूं जल्दी से। नहीं, वाडा को क्यों नहीं देना? वाडा से ज्यादा डिजर्विंग कौन है? मतलब फैसल वाडा जो है वो हमारा पिलर है पीटीआई का, सबसे तगड़ी आवाज पीटीआई में उसकी है, सबसे तगड़ा बोल। ये कौन सबसे ज्यादा? ठीक है साहब वो एमएनए नहीं है, मैं अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो तारक फजल चौधरी साहब को उसकी तकलीफ होना तो जेन्युइन बात है, क्योंकि पीएमएलएन को वो अगला जो है उसने जो है वो खुडे लाइन लगा के रखा हुआ है, तगड़ा आदमी है, उसका बनता है ऐसे लोगों को पार्टी और क्या चूहों को टिकट देना है। खुडे लाइन लगा दिया। खुडे लाइन किसने किसको लगाया हुआ है सर? आप लोगों को फैसल वाडा साहब ने लगा दिया खुडे लाइन। मसला ये, मैं एक क्विकली एक बात देखिए साहब, जिस दिन फैसल वाडा जैसे लोग खुडे लाइन लगाने शुरू हो गए ना, हम सियासत छोड़ देंगे। चौधरी साहब, क्या फैसल वाडा साहब के नाम पे नजरसानी हो सकती है या नहीं? नहीं, ये पूछे वो एमएनए नहीं है अभी, वो एमएनए नहीं है ना, शायद ना रहे ना कल को, फिर क्यों उन्हें दे रहे हैं? ना रहे कल को फिर, और ये ना रहने का मतलब ये है कि वो सादिक अमीन नहीं है। अगर सादिक अमीन वो असेंबली में नहीं है तो सेनेट में जाके वो मोहम्मद सादिक और मोहम्मद अमीन हो जाएंगे। यार कुछ खौफ खुदा करें चौधरी साहब। तारक फजल झूठ बोल के डिस्क्वालीफाई हो रहा है असेंबली में, और वो सेनेट में जाके जो है आप उसको दोबारा उधर लेके जा रहे हैं। तो ऐसा बात तो सुन लेना, सबसे बड़ी मजा नहीं आ रहा, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। फैसल वाडा की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये जो चीखें है ना तारक फजल चौधरी की, ये जबरदस्त आदमी है, ऐसे दलेर लोगों को देना चाहिए टिकट, और चूहों को देना है, तगड़े लोगों को देती है पार्टी टिकट। चीखें तो आप बड़ी मारा करते थे, भूल गए आप। अच्छा सर, मुझे बात बताइएगा, तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सिंध रीजन का जो खत है सर, इसके अंदर आबरू के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट बातें की। मुझे आप ये बताएं, आप कह रहे हैं, आपकी बातों से मुझे लग रहा है वाडा साहब के ऊपर नजरसानी नहीं हो रही, क्या आप ये आपका अबरू साहब जो हैं, ये सैफुल्लाह अबरू साहब जो हैं, ये इनका नाम के ऊपर भी आप लोग कायम है या इसको रिवाइज कर लिया जाएगा? बात ये है कि वो तो खैर कल मीटिंग होगी, क्या पीएम साहब ने उसके ऊपर क्या फैसला करना है वो तो पार्लिमानी बोर्ड बैठेगा, सो आई कांट रियली सिट ऑन अ जजमेंट राइट नाउ। लेकिन ये है कि ये जो एक देखो सच्ची बात ये है, एक आदमी के ऊपर क्रिटिसिज्म भी होते हैं, कोई बंदे 100% किसी के साथ नहीं होते। ये पोस्टें बड़ी जो हैं इसके ऊपर एक दौड़ लगी होती है, बहुत लोग इसमें कैंडिडेट होते हैं। हाँ। एक कोई मिल, बाकी तो खिलाफ ही होते हैं ना, ये तो ठीक है, इसमें क्या इशू है?
अच्छा चौधरी साहब, एक और बात बताइएगा। आज आप बिकॉज कानून पे भी गहरी नजर रखते हैं, ये आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा गया कि काउंटर फॉइल्स का भी ऑप्शन मौजूद है और खुफिया रायशुमारी इन स्पिरिट रूह के हवाले से ये उसकी जिस्ट है, इसकी रूह है। सो कहीं ना कहीं जिसको बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक मिडिल वे, एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ अपनी राय देनी है, ओपिनियन देनी है। इस तरह तो करना मुश्किल है कि भाई ये भी आप अगर खुफिया राय का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है अगर आप उसको रीचेक कर सकें या बाद में उसको देख सकें किसी की शिकायत के ऊपर। सो आपने आज की समाअत की डिटेल्स देखी होंगी? नहीं, खुफिया वोटिंग तो देखें ना, फ्रैंकली ये जो सेनेट का इलेक्शन है ना, इसमें प्रॉब्लम है। ये इसलिए नहीं होनी चाहिए कि देखो मैं वोट लेके आया हूँ, अब मैं आगे वोट दे रहा हूँ, मेरे हल्के के लोगों का ये हक है कि वो देख सके कि मैंने सेनेट में किन लोगों को वोट दिया है। बिकॉज इसमें आर्टिकल 63 ए अप्लाई नहीं होता। मैं जरूरी नहीं मैं अपनी पार्टी के कैंडिडेट को टिकट दूं, वोट दूं, लेकिन मेरे हल्के के लोगों को और मेरी पार्टी को पता ही होना चाहिए कि मैं वोट दे किसको रहा हूं। मैं एक दफा जब यहाँ पे पहुंच गया तो फिर आई एम रिप्रेजेंटिंग माई पीपल ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड माई पार्टी, और वो जो भी पॉलिसी है, मेरी जो पॉलिसी है वो ओपन होनी चाहिए उन तक। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि ये कैसे, मैं कोई और सवाल कर रही हूँ फवाद चौधरी साहब, आज अदालत में ये कहा गया है कि खुफिया रायदही होनी चाहिए। आप काउंटर फॉइल्स के तहत चेक कर लें, फिर इलेक्शन कमीशन की जो क्लास ली, तगड़ी क्लास ली है आज। मैं आपसे कह रही हूं सर, अगर ये आइडेंटिफिकेशन का ये मेथड हो कि वोटर के लिए पॉसिबल हो जाए कि वो जिस तरह आप कह रहे हैं मैं चेक कर लूं, तो पूरा प्रोसेस इररेलेवेंट रेंडर हो जाता है ना। इट्स नॉट अ सोल्यूशन। ये तो इलेक्शन ओपन करने के मुतरादिफ है फिर जो आप चाह रहे हैं। इलेक्शन ओपन ही which is unconstitutional and therefore illegal। नहीं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, ये नहीं है ना। देखे ना, 2006 का सीओडी है, 2015 की पीएमएलएन की अमेंडमेंट है, और अब ये हमारी अमेंडमेंट है। देखो 100% ये इसके ऊपर तो पाकिस्तान में कंसेंसस है कि इलेक्शन में, सेनेट इलेक्शन वोट ओपन होना चाहिए। झगड़ा इस बात के ऊपर है कि वो कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी कह रही है, ये इलेक्शन ओपन नहीं कराते हैं क्योंकि ये हमारा ख्याल है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो इसमें हमें वोट दे देंगे। ये इनकी ये लॉजिक है। मैं ये कह रहा था कि अगर ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को ये ख्याल है ना कि ये इलेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ जाती, इनको चाहिए था असेंबली में आते और कहते कि जी बात ये अमेंडमेंट कर लें, इस इलेक्शन पे ये अमेंडमेंट ना लगाएं, अगले से कर लें। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि पीएमएलएन और पी पार्टी की लीडरशिप चूंकि सियासी तौर पे बालग नहीं है, छोटे छोटे तो बेचारे कल इन्होंने बगैर कोई काम काज किए तो लीडर बन गए, ना ही उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ना ही उनको पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का पता है, ना ही उनको जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का जो है वो कोई एहसास है या पता है। उन सब ने ऐसे ही जो है वो क्वाली करना शुरू कर दी कि नहीं 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 ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। पूरे पाकिस्तान में ये कंसेंसस है कि सेनेट का इलेक्शन ओपन होना चाहिए। इसके ऊपर तो किसी के ऊपर कोई दो राय नहीं है। मैनर के ऊपर प्रॉब्लम है, और अभी भी मैं समझता हूं कि जो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूछ रही हूं। मुझे देखे ना, मैं फिर रिफ्रेश करूं, तारिक फजल चौधरी साहब, ये कोर्ट का ये काम था कि इंटरप्रेट करे आइन को, है ना, उसकी तशरीह करे और हमें बताए कि अपनी राय दे। अदालत अगर कह रही है कि भाई ये खुफिया रहना ही है ऐसे और काउंटर फॉइल से चेक कर लिया जाए ये इस तरीके से, तो क्या वो पूरा मकसद फेल नहीं हो जाता खुफिया राय दही का? और फिर तो ये ओपन वोटिंग के मुतरादिफ है, व्हिच इज राइट नाउ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। इसके ऊपर कानून साजी नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरह आज तक तो जो सेनेट के इलेक्शन का तरीकाकार है वो खुफिया बैलेटिंग है। हाँ। अगर फवाद चौधरी साहब और उनके एक्सपीरियंस लोग जो पाकिस्तान के सारे लोटों का मजमूआ इकट्ठा होकर पीटीआई बनी है, और जैसे अब ये कह रहे थे कि बड़े जोशो खरोश से तकरीरें कर रहे थे, मुझे ये बताएं फवाद चौधरी साहब है कि पीटीआई के जो मैं वजह बता रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं आऊँगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं और अपोजिशन क्या उस पर राय रखती है, कि इनको खतरा क्यों है कि लोग क्यों भागेंगे, जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट ला रहे हैं। ये अमेंडमेंट इसलिए नहीं ला रहे कि सिस्टम से बड़ी कोई मोहब्बत है। इस सिस्टम के साथ तो जो इन्होंने किया है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और पता है फवाद चौधरी साहब को, ये ज़रा बैठे ना कभी, ज़रा कोई निजी महफिलों में तो उनकी गुफ्तगू सुना करें, कभी हो सका तो मैं को रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। इस वक्त तो तर्जुमानी इन्होंने करनी है, ज़ाहिर है जमात से वज़ीर हैं ये, लेकिन जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है सिस्टम का, इदारों का, वो क्या कौम से कोई ढका छुपा है? इदारे बना रहे हैं ये सिर्फ ये इलेक्शन बचाने के लिए सारा ड्रामा कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर हफीज़ शेख साहब हैं, हफीज़ शेख क्या ताल्लुक़ है पीटीआई से? जो MNAs हैं जो बैठे हैं पार्लिमान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, वो क्यों हफीज़ शेख को वोट दें? किस लिए? हफीज़ शेख को पीटीआई है, पीटीआई फेस है, वो तो जरदारी साहब का वजीर है, जैसे रोज़ आप कहते हैं करप्ट तरीन, तो उस दौर में जो करप्शन हुई है हफीज़ शेख साहब तो उनके मिनिस्टर थे।
ये इनके एक नहीं, इसके इनके ऊपर आमिर बहुत बड़े बड़े गांचे हैं, कर दिए ना, वो कहते इनके नहीं बहुत डालूंगा बड़े बड़े गांचे हैं। इनके लोगों को अभी जब ये लगता है ना कि शायद हमारे लोग भाग जाएंगे, ये हमें वोट नहीं देंगे खुफिया बैलेटिंग में, इसलिए अब ये कई लोगों के इनके बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा मैं एब्सेंट हो जाऊंगा क्योंकि मैं इस उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहा। अभी सिंध की इन्होंने बात की, अब जवाब कोई नहीं है। अच्छा, ये इसलिए इधर उधर डिफेक्शन की बातें मार क्लॉज, रहे हैं। चौधरी साहब, डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई नहीं होगा इस इलेक्शन के बिल्कुल अंदर, नहीं सेनेट के होगा। अंदर नहीं होता, तो जो नहीं देगा या और दूसरी बात, सॉरी, absent हो जाएगा, एक उसके चीज ऊपर मैं और आप अर्ज कर दूं क्या कि सुप्रीम कोर्ट आपकी डिसिप्लिनरी एक्शन तशरीह लेंगे? उस शिक की करेगी आइन की जो ग्रे में है, या जिसके बारे में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है। आज मुझे जरा लगा कि एक आई मीन अगेन कुछ नहीं कह सकते जब तक राय नहीं दी जाती, सब जुडिस से इसको छोड़ दिया जाए। मगर सर, वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट एक्सपायर होने जा रहा है और ये फैसला किया आप लोगों ने कि इसको नहीं आप लोग रिन्यू करेंगे, तो चंद इसके ऊपर एक तो अपना राय दे दीजिए, क्योंकि सर हम लोग जो लीगली देख रहे थे, लीगली इसके ऊपर जो है इनकी पोजीशन उनकी तगड़ी है। अगर आप देखें तो द स्टेटस जो है नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट का, मैं आपको बताती हूं, पहले आप अपनी राय दें सर। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से नवाज शरीफ लीगली एंटाइटल्ड हैं टू डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एज स्टेटेड इन पैराग्राफ 45A10 ऑफ द पासपोर्ट एंड वीजा मैनुअल 2006। जो स्टेटस है नवाज शरीफ का एज एन एब्सकॉन्डर, वो लीगली उसको डिसएंटाइटल नहीं करता नवाज साहब को कि उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ना दिया जाए, विच मे बी ओनली ऑफ कोर्स डिक्लाइन फॉर डिप्लोमेटिक कंसिडरेशंस, नथिंग एल्स। और ये जनरल परवेज मुशर्रफ को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट शाया किया गया था 2018 में, डिस्पाइट हिज स्टेटस ऑफ एन एब्सकॉन्डर, वो भी एब्सकॉन्डर थे, उनको दिया गया था, ही हैड अ राइट टू लीगली। तीसरा बड़ा नुक्ता सर, द स्टेटस जो है नवाज शरीफ साहब का एज एन एब्सकॉन्डर, it does not even legally disentitle him from an ordinary passport. अगर आप आइन और कानून देखें, ordinary passport भी उनका हक है, which would have to be issued to ensure कि उनका ट्रायल इधर ongoing रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के डायरेक्शंस इशू किए थे इन द केस ऑफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ 2018 के अंदर। चौथी अहम बात कि एस्यूम कर लें कि अगर डिप्लोमेटिक या ऑर्डनरी पासपोर्ट नवाज शरीफ साहब को नहीं उनको दिया जाता, रिन्यू नहीं होता या कैंसिल हो जाता है, तो उनका लीगल स्टेटस जो है यूके के अंदर वो भी बड़ा मजेदार है। यूके के लॉ के मुताबिक, जैसे स्टेटलेस एज डिफाइंड इन द यूएन कन्वेंशन इन 1954, एक इंसान जो है उसको कंसिडर नहीं कर सकते आप लोग स्टेटलेस, कोई भी नहीं कर सकते, इज कंसिडर्ड नेशनल बाय एनी स्टेट। और अगर कर दिया जाए इन केस, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को आप करना चाह रहे हैं कि उनको पासपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो इससे होगा क्या, इफेक्टिवली वो रेंडर्ड स्टेटलेस हो जाएंगे। और फिर यूके इमिग्रेशन रूल्स पार्ट 14 ये कहता है कि स्टेटलेस पर्सन जो है, स्टेटलेस पर्सन नवाज शरीफ मे स्टे इन द यूके फॉर 5 years विद कोट एंड कोट लीव टू रिमेन। 5 साल यूके उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करेगा, उधर रहने देगा। सेकेंडली, एज अ स्टेटलेस पर्सन सर, मजीद उनको जो है वो मिलेंगी, मजीद उनको कवर मिलता है। ये मैं आपको मजीद बताती हूँ, इसके ऊपर अपनी राय जरा दीजिए। इसके ऊपर आप लोगों ने पूरा होमवर्क किया है, क्योंकि आपको ना देने से तो कोई उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ को बाहर जाने नहीं देना चाहिए था, और जिस तरीके से वो बाहर गए और फ्रॉड करके बाहर गए, और अब वो जिस तरीके से बाहर पक्के हुए हैं, यही बड़ी एक तो अनफॉर्चुनेट बात है, और बड़ी एक तो पाकिस्तान की रियासत की तौहीन है जिस तरीके से वो एक फ्रॉड लगा के बाहर गए हैं। और उसके बाद ये कि अभी तक हम उनको वापस नहीं ला सके हैं, और क्यों नहीं ला सके हैं, दिस इज़ फॉर द इंटीरियर मिनिस्ट्री टू सी कि वो उनको वापस क्यों नहीं ला सके हैं। और पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, ये तो नहीं होना चाहिए कि इस तरह से कोई बंदा फ्रॉड लगा के अरबों रुपया लूट के जो है वो बाहर चला जाए, अपने अपार्टमेंट्स खरीद ले, बच्चों को बिजनेस शुरू करवा दे, और हम जो है वो मुँह देखते रहें। तो आई थिंक ये तो जो हमारे कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री है, आई थिंक दे मस्ट एडमिट देयर फेलियर कि उनको जो है इस तरह से पाकिस्तान से बाहर नहीं रहने की इजाज़त दी जा सकती। जहाँ तक पासपोर्ट का ताल्लुक है, मुझे नहीं पता कि वो पासपोर्ट के मुतालिक जो है क्या पॉलिसी है और उनको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड कि वो एब्सकॉन्डर है और उनको पाकिस्तान की एम्बेसी में पेश होना पड़ेगा, और पाकिस्तान की एम्बेसी में अगर वो पेश होते हैं तो कोर्ट के ऑर्डर के तहत उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। So will he be ready to appear in Pakistan embassy इस प्रोसेस के लिए?
और अगर वो प्रोसेस के लिए जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनको पाकिस्तान की अदालती अहकामात के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। चौधरी साहब एक बात आपके साथ कर दूं सर, उनका द फैक्ट कि नवाज शरीफ एक एब्सकॉन्डर है, वो फिर भी लीगली डिसएंटाइटल नहीं होते। ही स्टिल लीगली एंटाइटल्ड टू अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एंड अ रेगुलर पासपोर्ट एंड ऑर्डिनरी पासपोर्ट। बीइंग एन एब्सकॉन्डर डज नॉट लीगली डिसएंटाइटल हिम। दिस हैज बीन प्रूवन इन मुशर्रफ केस। सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर वाज़ेह फैसले भी आए हुए हैं। इसके ऊपर उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर काम हुआ है। एक तो लीगली एब्सकॉन्डर वाली नहीं होल्ड करती सर, इट डज नॉट डिसएंटाइल हिम। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू किए हुए हैं। सेकेंडली सर स्टेटलेस, अगर आप उनको पासपोर्ट नहीं देते सो एसेंशियली ही स्टेटलेस, तब भी यूके उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। और नहीं, पहले मुझे पता है आपकी रिसर्चर ने लिख दिया, आपने वो पूरी तकरीर 2 दफा करनी है। लोग रिसर्चर ने नहीं लिख दिया सर, मैं आपको खुद लीगली काम करके बता रही हूँ, इस पे होमवर्क करके। अगर आप लोगों की हुकूमत नहीं ये काम करती तो दूसरों को तो ना कहना नहीं किया, ये आप लोगों के काम करने को है सर। ये बड़े बड़े बाबे जो बैठाए हुए हैं आप लोगों ने, ये क्या आके रोज शहजाद अकबर आके क्यों भड़के मारते हैं ऐसी बैठ के सर? क्यों आके आपके शिबली फराज साहब और सारे मिनिस्टर्स आके कहते हैं कट देंगे, वो कट देंगे, वापस ले आएंगे, घसीट ले आएंगे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन हिम, इज लीगली कवर्ड। जबरदस्त। लेकिन बात सुन लो ना ताकि समझ आ जाए। इशू ये है कि आई टोटली एग्री विद यू, जो आपने रिसर्च की है और पूरी आपने मेरा ख्याल 2-3 घंटे लगाए हैं नेट के ऊपर, बड़ी जबरदस्त रिसर्च की है और खत्म नहीं हुई। आई हैव मोर टू टेल यू। अच्छा, इशू ये है कि जब आप कहाँ पे कहीं अपीयर होंगे ना लेने के लिए, आपने पाकिस्तान की एम्बेसी में जाएंगे ना, किधर जाएंगे? पाकिस्तान की एम्बेसी के प्रेमिसेस में जब आप जाएंगे तो उसका मतलब यह है कि ब्रिटिश टेरिटरी तो खत्म होगी ना, पाकिस्तानी टेरिटरी शुरू हो गई। तो जब आप पाकिस्तान की टेरिटरी में आएंगे तो आपको पाकिस्तान की अदालतों के अहकामात को सरेंडर करना पड़ेगा। So the only way forward for Pakistan embassy will... सर इसके ऊपर भी एक तड़का लगाती हूँ। आप एक तरीके से जाविये से देख रहे हो, आपकी बात दुरुस्त है कि आपके ऊपर वो लागू होगा उनके ऊपर जब एम्बेसी आएंगे सर, मगर एक और तरीके से देखें। एक तो वन, आई विल नॉट रिपीट, आपको बुरा लग रहा है, स्टेटलेस शिक छोड़ दीजिए, लीव टू रिमेन, ही विल स्टे इन यूके 5 years सकून.com से आराम से। दूसरा सर, एज अ स्टेटलेस पर्सन हु फेयर्स प्रोसिक्यूशन इन कंट्री ऑफ ओरिजिन, ही फेयर्स प्रोसिक्यूशन इन पाकिस्तान। वो कल को आपके वजीर जो है, अल्लाह उनको सलामत रखे सर, जिन्होंने कहा था कि ऐसे करप्ट लोगों को तो फाही लगा देना चाहिए, मार देना चाहिए, ये वाजिबुल कत्ल है, क्या नाम था उनका, गुलाम सरवर साहब ने, अगर वो वाली एक शिक ले जाएं और वो कहें कि यार मेरे खिलाफ ये धमकी आ रही है, या वो अल्लाह जन्नत नसीब करे अरशद मलिक को, उसकी वीडियो दिखा दें, वो कहें मेरे खिलाफ तो यार ये ना मुझे फेयर ट्रायल मिलना है, मेरी जिंदगी को भी खतरा है, ही फेयर्स प्रोसिक्यूशन। उसके बाद नवाज शरीफ कैन क्लेम असाइलम इन द यूके, नवाज शरीफ कैन ऑल्सो बी गिवन मेडिकल वीजा, 18 महीने का मेडिकल वीजा भी उनको दे सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो फॉर्मल रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ। उनके पास और बड़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं समझने से कासिर हूं, व्हाट आर यू गाइस डूइंग? इल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ दोनों वहां पे बैठे हुए हैं। ये क्यों वहां पे बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हुए हैं कि जब इस तरह के मुशर्रफ भी बैठा हुआ है ना, आपका पुराना दोस्त है चोई साहब, उधर नाम ही लिया दियो बरकत आस्ते, तो इंटरनेशनल एसेट बन जाते हैं। इंटरनेशनल जो एस्टैब्लिशमेंट होती है ये फिर उसके एसेट बन जाते हैं। तो इल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ हो, इनको इसलिए आप वापस नहीं ला सकते फिर कि वहां पर फिर जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की गेम्स होते हैं ये उसके प्लेयर होते हैं। सो इसीलिए प्रॉब्लम ये होती है कि मैं इसलिए कह रहा था कि इनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए, और खैर वो अब चले गए। अब ये जो आपने लॉ वगैरह पढ़े हैं ना, ये कोई ऐसे लोगों के लिए नहीं अप्लाई होते। ये तो एक इल्ताफ हुसैन को देखे, अगर कोई और मुल्क होता, अगर कोई और शख्स होता इल्ताफ हुसैन की जगह के ऊपर, जिस तरह की हेट मॉन्गरिंग वो करता है, जिस तरह की वो उसने यहाँ पे लोगों को मरवाया हुआ है, लंदन में बैठा हुआ नहीं ला पा रहे आप वापस। इसी तरीके से लंदन की ओके सर, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मेरे कहने का मकसद ये था, और आई थिंक वो इतराफ फवाद चौधरी साहब इतराफ कर चुके हैं। आई थिंक चौधरी साहब इतराफ कर चुके हैं। आप जो आईन और कानून की बात बता रहे हैं ना, फवाद चौधरी साहब नाराज ना हो, उनको मैं नहीं कह रहा, इनकी जमात को कह रहा हूँ कि ये भैंस के आगे बीन बजाना है। इन्हें क्या पता है आईन क्या कानून क्या। और फवाद साहब नाम ले रहे हैं वो अल्ताफ हुसैन का, नवाज शरीफ का, एक ऑब्सकंडर और भी है जिसका नाम जो मुशर्रफ है। बेशक आप उसके तर्जुमान रहे हैं चोई साहब, लेकिन बात यह है कि उसका नाम भी ले रहे हैं। और आपको ये कहना पड़ रहा है जनाब कि नवाज शरीफ जाएगा टेरिटरी में पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान एम्बेसी लंदन में है, किस कानून की आइन की बात कर रहे हैं? यहाँ पे कोई है इस तरह का सिस्टम कि उसको आप कह सकेंगे मामला जो हैं वो किसी
पाकिस्तान का कोई शर्म कर लो, उनको खुद ही आ जाए सर। अब तो आई मीन कितना वक्त गुजर चुका है सर, 2019 के अंदर गए थे 4 माह के लिए। नवाज शरीफ कोई बीमार बीवी थी, सजा हुई थी, अब नहीं आए। क्या मसला है सर? अब आइए वापस बाहर बैठ के, कौन से दूसरे ममालिक के अंदर बैठ के कौन इनकलाब लाता है सर? इसमें इख्तिलाफ रशिया का देखें, वो अपनी जान खाते में डाल के वापस आके जर्मनी छोड़ के रशिया बैठ गया। थोड़ी देर पहले इनकलाब घर से लाया जाता है। जो स्टेटमेंट पढ़ी गुलाम सरवर खान की, शहजाद अकबर साहब की 2-4 और पढ़ दें, 3-4 और वो मुझे आप बताएं क्या नवाज शरीफ को आपको उम्मीद है कि यह इंसाफ मिलेगा? मैं ऐसे बात कह रहा हूं, मैंने आपको उसकी जो हेल्थ है, उनकी सेहत की कंडीशन तो एक तरफ रखे ना। मुझे सिर्फ ये बता रशिया का बताया जिसने जान हराम की हुई है प्यूटन की सर, वो उसके ऊपर 3 कातिलाना हमले हो चुके हैं, तेजाब फेंका गया है, उसको जहर दिया गया है, वो फिर भी जर्मनी से आईसीयू उठ के वापस रशिया आ गया है प्यूटन की रजीम के अंदर सर, कि कुछ नहीं इनकलाब आएगा तो इधर साथ रहूंगा। तो बाहर बैठ के इनकलाब नहीं होता, बराए मेहरबानी। प्यूटन की 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और ये इनकी रजीम एक तरफ। चले बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं प्यूटन के भी प्यों हैं, दादे हैं। चलें जी, इजाजत दीजिए नाजरीन। सिर्फ आपको इतना बताएंगे कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो लीगली इंटाइटल्ड हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए भी, ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए भी, उनको पासपोर्ट ना देना सिर्फ एक औछा हथकंडा तो हो सकता है, मगर एसेंशियली वो उनको मजबूत करेगा यूके में बैठे हुए। ही विल बी रेंडर्ड स्टेटलेस। यूके 5 साल मजीद उनके बढ़ा सकता है, मेडिकल ग्राउंड्स पे भी वो कवर ले सकते हैं, मजीद और रह सकते हैं। इफ लास्ट बट नेवर द लीस्ट अगर ये सारा कुछ वो ना करना चाहें तो शेख रशीद साहब हमारे शो पे कह चुके हैं कि एक दरख्वास्त वो भेजेंगे तो हम उनको 1 पेज इशुएंस वापस आने का दे देंगे। सो इन द मीन टाइम प्लीज आगाह होके रहिए। दिस इज ऑल पॉपुलिज्म एंड रेट्रिक, कुछ नहीं बिगाड़ा गया उनका। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।